So see here, in fetch, अभी fetch क्या है बेसिकली? fetch के अंदर आपको यहाँ पे URL डालना रहता है, दिस इज योर URL। ठीक है, इस URL के बाद आप डॉट देन यूज करते हो। इस डॉट देन के अंदर आपका कॉल बैक फंक्शन आता है। ठीक है, इसके अंदर आप और एक लेवल डीप जा सकते हो, एक और कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस यूआरएल का जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इस देन के अंदर आता है, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी एट्रीब्यूट होता है, उसमें इसका रिस्पॉन्स आता है। ये मैंने लिखा नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है ऑलरेडी, जो आपको समझनी है और इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करनी है। तो इसका रिस्पॉन्स आपको डॉट देन के अंदर, आपकी कॉल बैक फंक्शन के अंदर एज अ जो भी एट्रीब्यूट है, पैरामीटर है, वो आएगा। इसका जो आपको आउटपुट है या रिटर्न है, वो आपको उसके अगले वाले डॉट देन के अंदर एज अ पैरामीटर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज हो रही है, आपका यूआरएल का जो रिस्पॉन्स आया इसका, वो आपका आया ये, करेक्ट। फैच ने ये रिस्पॉन्स दिया। अब ये जो रिस्पॉन्स है, इसके अंदर बहुत सारे आपके जो भी एच टी टी पी एपी HTTP कॉल्स होते हैं एपीआई के, उसके अंदर हेडर्स होते हैं, उसके अंदर आपका जेसन ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरा डेटा है। उसके अलावा बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। जो भी हेडर्स है और जो भी पेलोड, जो भी बाकी इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं चाहिए, आपको अपना सब डेटा चाहिए, वो डेटा निकालने के लिए आप उसके अंदर से रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हो। ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन करने से आपको आपका जो भी डेटा है वो मिलता है बेसिकली। ठीक है, वो आप जब डेटा निकाल रहे हो यहाँ से, वो डेटा आपका नेक्स्ट उसमें जा रहा है। वो डेटा, अब इस डेटा के अंदर आपको पूरा का पूरा ये जो है, आपको ये मिल गया। आपको अब ये पूरा का पूरा डेटा मिल गया। अगर आप रिस्पॉन्स देखते, तो रिस्पॉन्स में इसके, ये तो आपको मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बाकी चीजें भी मिलती। अपन यहाँ पे करके देख सकते हैं ना। लिखा है क्या? हाँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से, आपको और समझाने के लिए मैं कोड चेंज करके दिखाता हूँ कि यहाँ आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, राइट। मैं आपको समझाऊंगा अभी मैं क्या करके क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। कमेंट करना भूल गया था।
हेलो, आप दोनों हो लाइन पे? हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको अब एक एक करके मैं दिखाता हूँ कि क्या होता क्या है फैच का जब आप यूज करते हो। फैच में आपने जब यूआरएल डाला आपका जो भी एपीआई का, तो आपको वहां से रिस्पॉन्स आया। वो रिस्पॉन्स मैंने जेसन में कन्वर्ट करने के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर है क्या, बेसिकली वो रिस्पॉन्स में आया क्या है। तो ये आपका रिस्पॉन्स आता है एपीआई का। अब इसको अगर आप देखोगे, इसमें आपका यूआरएल आपने पास किया है जेसन प्लेसहोल्डर डॉट टाइप कोड डॉट कॉम स्लैश यूजर्स, राइट। इसको आप देखो, इसके अंदर स्टेटस आया है 200। ओके, तो 200 मतलब ठीक है। ये स्टेटस आपको 200 स्टेटस का मतलब पता है क्या? HTTP 200 स्टेटस। नहीं। देखो, HTTP 200 ओके सक्सेस स्टेटस मतलब सब कुछ ओके है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो आपको 200 मिलता है आपके स्टेटस में। तो आपको एपीआई से जब भी रिस्पॉन्स आता है ना, तो वो इस तरह का रिस्पॉन्स आता है आपको। ठीक है, इसके अंदर आपको बॉडी है, बॉडी यूज है, हेडर्स है कि थ्रू, फिर रीडायरेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें जो चीज यूज करनी है ना, जो हमने जेसन ऑब्जेक्ट यूज किया है, वो बेसिकली ये है। एक सेकंड, यहाँ पे आपको, मैं भी देख रहा हूँ, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमने बेसिकली जब ये कॉल किया है ना, जेसन डॉट डॉट जेसन रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड जो कॉल किया है हमने, इससे हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी जेसन जो वो है ऑब्जेक्ट, ये मेथड है, उसको कॉल किया है। और वो हम एज अ रिटर्न दे रहे हैं यहाँ से, जो कि हमें बाद में आगे डेटा जो आ रहा है वो बेसिकली यहाँ से रिटर्न आता है। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स के अंदर हम हमें जेसन जो वो है वो कहाँ है। आपको दिखता है कि इसके अंदर जेसन करके एक मेथड होना चाहिए। अंदर ना। सर ऊपर है, हेडर्स के नीचे। नीचे। हाँ, ये इसके अंदर जो अभी जेसन जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपका ये आपका जो हम डॉट जेसन है ना, ये आपका यही है ना, डॉट जेसन। तो हम ये जेसन जो है ना, ये कॉल करके हमें हमें जो मिलता है ना, वो मिलता है बेसिकली जो भी जेसन डेटा है वो। तो अभी हमें ये पूरा रिस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं। अब हमें चाहिए कि हम जो भी जेसन मेथड, जो भी जेसन मेथड है, वो हम उस रिस्पॉन्स के ऊपर कॉल करें, और हमें सिर्फ डेटा मिले जो कि ये डेटा है, राइट। हमें तो इस डेटा से मतलब है, हमें बाकी सारे पैरामीटर तो चाहिए नहीं व्हेन वी आर वर्किंग विद द डेटा, करेक्ट। सो यहाँ पे इस रिस्पॉन्स के अंदर आपको दिख रहा है कि ये जो जेसन जो मेथड है वो हमने कॉल किया है। इस मेथड को कॉल करने से हमें डेटा के अंदर सिर्फ डेटा मिला है। उस डेटा के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, ये इस डेटा को हम यूज करके दिस डॉट सेट स्टेट हमने कॉल किया है इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, और हमने उस डेटा को पास कर दिया है हमारे स्टेट के अंदर। स्टेट जो हमने स्टेट डिफाइन करा था, इस स्टेट के अंदर यूजर इन्फो के अंदर हमने पूरा डेटा पास कर दिया है वो। क्या, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये इस तरीके से प्रोमिसेस पे काम करता है फैच फंक्शन, जो कि डॉट देन
सिंटेक्स यूज करते हैं। इसके अंदर पहले का रिटर्न नीचे आता है डॉट देन में, इसका रिस्पॉन्स या रिटर्न या नीचे आता है इस कॉल बैक के अंदर एज अ पैरामीटर, और उसको हम यूज करके जो भी हमें कोड लिखना है, लॉजिक लिखना है, वो लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हेलो। तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है, या हाँ कुछ हाँ, कुछ कैलकुलेशन भी भी हो डेटा हो सकता है। सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। और इमेज लेना हो सर तो वीडियोस आप इमेजेस। अ, अभी के हाँ, तो अभी नॉर्मली आप वीडियो इमेजेस के लिए आप यूआरएल यूज करते हो, राइट? तो आपकी यूआरएल हाँ। इसके अंदर हो ही सकते हैं। आप अभी अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो अभी आप इसके अंदर एक यूआरएल करके को सेव कर दो, वो यूआरएल हो सकता है। अभी आपने ईमेल आईडी एक सेव कर रखी है, ईमेल आईडी हो गई। आपका यूजर नेम हो सकता हम्म। है, आपका जियो लोकेशन हो सकते हैं, आपका फोन नंबर हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है। वो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है वो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। आप डायरेक्टली इमेजेस नहीं डालते हो नॉर्मली, आप जेसन के अंदर यूआरएल डालोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आप कहीं पे होस्ट करते हो ना वेबसाइट, तो आप सर्वर के ऊपर कहीं ना कहीं एक मीडिया वाला एक जगह लेते हो, जैसे कि S3 करके एक बकेट होती है एडब्ल्यूएस के अंदर, यहाँ पे आप इमेजेस स्टोर करते हो। वो इमेजेस स्टोर करके आप वहाँ का जो एड्रेस है ना, यूआरएल किसी भी एक इमेज का, वो आप अपने डेटाबेस में शेयर करके रखोगे कि से पारुल का जो फोटोग्राफ है उसका यूआरएल ये है। लेकिन आप फोटो को इस तरीके से पास नहीं करोगे, आपको यूआरएल पास करोगे ना सर। पारुल के फोटो का जो सर्वर में पड़ा है उसे यूआरएल पास करोगे, तो जब वो कोड आएगा आपके ब्राउजर के पास, तो वो उस यूआरएल से पारुल का फोटो उठाएगा और बाकी डेटाबेस से पारुल के एड्रेस इंफॉर्मेशन, फोन नंबर और बाकी डिटेल उठाएगा, और फिर उसका कार्ड बनाएगा या जो भी उसको दिखाना है, या उसको पूरा सीवी दिखाना है वो पूरा सीवी दिखाएगा। लेकिन वो अ, जो भी आपका डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस को मैं मान रहा हूँ आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस, उसके अंदर तो आप नॉर्मल आपके जो भी डेटा होता है वो रखेंगे। और मीडिया के लिए आप S3 करके कोई एक बकेट यूज करेंगे जिसमें आप वीडियो या फोटोज ये सब रख सकते सर वेबसाइट में कई बार मुझे ऐसा काम पड़ता है कि कंट्रोल यू करके मैं उसका कोड देखती हूँ, तो अ, वो इंफॉर्मेशन भी मैं ले सकती हूँ। हैं। मुझे नहीं समझा। वेबसाइट है, हाँ उसका मुझे कोड कोड चाहिए, उसमें से कुछ कुछ डिजाइन चाहिए। कंट्रोल यू हाँ। किया सर मैंने, तो उसका जो भी शो होता है वो पूरा पूरा मतलब पूरा कोड नहीं होता, तो कुछ उसमें से पार्ट लेना है मुझे, तो क्या मतलब ऐसे ले सकती हूँ मैं यूआरएल डाल के? हम्म। ले सकते हैं सर हम? नहीं, नहीं, क्या यूआरएल डाल के, मुझे नहीं समझा अभी ये। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो कि आपने कोई भी एक वेबसाइट खोली, अभी मानो अगर आपने गूगल हाँ। ये वेबसाइट खोल ली है, हाँ ठीक है, ये आपकी वेबसाइट खुल गई गूगल की। अब क्या बोल रहे हो आप उसमें? हेलो। हाँ, अभी कंट्रोल हाँ, यू करके देखा सर। क्या है कंट्रोल यू? आप मेरे को बताइए तो सही, कंट्रोल यू से क्या होता है? मैं तो मैकबुक यूज करता हूँ, मेरे उसमें तो कंट्रोल है, कंट्रोल कंट्रोल यू दबा के देखता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे इसमें तो। वेबसाइट सभी वेबसाइट में काम करती हूँ सर, तो कई बार मुझे उसका कोड देखना पड़ता है, जैसे कि मैं कंट्रोल यू करके देख सकती हूँ। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं क्या? ये ये जो नहीं, ये जो इंस्पेक्ट कोड है करके ये, नहीं। हाँ। सही है, तो स्क्रीन शॉट करके क्या बोल रहे हो आप? हम्म। हम्म। पारुल, आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है क्या? अभी जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया है,
सर एक बार ब्रीफली एपीआई के बारे में बताना कि एपीआई क्या होता है। एपीआई क्या होता है? हेलो। यस सर। एपीआई आपके, आप अ, कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई एक वेब ऐप बनाते हो, तो आपका जो बैकएंड और फ्रंट एंड होता है, वो बैकएंड और फ्रंट एंड कैसे काम करता है? वो एपीआई के थ्रू इंटरेक्ट करता है, राइट? वो, अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आप क्या करते हो, आप आपने अगर एक पूरा डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें सारे लोगों का डिटेल्स है, तो आप वो पूरे का पूरा डिटेल्स डायरेक्टली आपके फ्रंट एंड से नहीं यूज करते हो। आपका एक बैकएंड के ऊपर एक बैकएंड का कोड होता है। वो बैकएंड का कोड आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब आपके इमेजेस हो गए, आपका डेटाबेस हो गया, इन सब से इंटरेक्ट करेगा। और वो इंटरेक्ट करके आपको आपके फ्रंट एंड से बात करेगा। तो बैकएंड फ्रंट एंड से या फ्रंट एंड बैकएंड से जो बात करता है वो एपीआई के थ्रू करता है नॉर्मली। इसके अलावा आपका कोई कोई भी अगर गूगल मैप्स है, अगर आपको गूगल मैप यूज करना है अपने वेबसाइट के अंदर, तो गूगल मैप के आपको अपना पूरा सोर्स कोड दे देगा। आपको ऐसा लगता है कि वो अपना पूरा सोर्स कोड दे देगा आपको कि आप ये पूरा सोर्स कोड ले लो, आप तो नया गूगल खड़ा कर दोगे फिर। अगर आपके पास गूगल का पूरा सोर्स कोड आ गया तो आप तो नया गूगल खड़ा कर दोगे, राइट? तो वो तो आपको देगा नहीं पूरा का पूरा सोर्स कोड। तो उसके लिए गूगल क्या करता है, गूगल आपको एपीआई देता है कि इस एपीआई के थ्रू आप इतना इतना काम कर सकते हो। आपको अंदर का कोड नहीं दिखेगा। आप जो भी जियो लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भेजोगे और ये एपीआई यूज करोगे, तो आपको आपके ही वेबसाइट के अंदर एक मैप दिखेगा, जिस मैप के अंदर वो लोकेशन मार्क्ड होगी। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन दिखा सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एपीआई यूज करके। समझ रहे हो आप? तो ये होती है बेसिकली एपीआई। वो दो प्रोग्राम्स के बीच में एक इंटरफेस होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं एपीआई को। तो आपका जब भी आप किसी भी सर्वर से अगर आपको डेटा चाहिए, तो आप उसके लिए बेसिकली एपीआई को यूज करते हो। आप फ्रंट एंड के अंदर बहुत बार एपीआई को यूज करते हो कि आपको कॉल करना रहता है, डेटा फैच करना रहता है, डेटा लेके आना पड़ता है डेटाबेस से। उसके लिए आप, अभी जो मैं आपको आज समझा रहा था फैच, वो उसके लिए यूज होता है। आई मतलब होप आपको समझ। किसी वेबसाइट का डेटा और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में एपीआई से। हाँ, अगर वो वेबसाइट आपको अलाउ करती है तो, अगर वो वेबसाइट आपको अलाउ करती है तो, राइट? अलाउ नहीं करेगी तो कैसे करोगे? अगर गूगल मैप्स एपीआई क्या करती है, गूगल मैप्स एपीआई आपको एपीआई दे रही है कि आप गूगल मैप का यूज कर लो। और आपको फ्री में नहीं यूज करने देते। अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट नंबर से ज्यादा अगर आप गूगल मैप्स की एपीआई को हिट करते हो, तो आपको चार्ज भी करते हैं पैसे। सी प्राइसिंग डिटेल्स। तो $200 तक तो फ्री है, नो चार्ज। और उसके बाद गूगल मैप्स एपीआई आपको चार्ज करती है पैसा। तो वेलकम टू गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म। तो ये बेसिकली एपीआई से पैसा कमा रहे हैं आपसे। बिल्ड योर ओन गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म, कस्टमाइज एंड क्रिएट एडवांस मार्कर्स, ऐसा न्यू एडवांस राउटिंग एंड कस्टमाइजेशन फीचर्स। तो वो अपनी एपीआई आपको दे रहे हैं यूज करने के लिए, और उस चीज से गूगल मैप्स पैसा कमा रहा है। उसके अंदर आप क्या करो, आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन दे दो इनको। आपका अपने जीपीएस डिवाइस लगा रखा है आपकी गाड़ी के ऊपर, वो उसको मिल गया। मारुति ने अपना खुद का एक वो इंफोटेनमेंट सिस्टम बना दिया, जिसके ऊपर वो डायरेक्टली गूगल मैप्स को यूज करेगा। उसके अंदर वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन्फॉर्मेशन डालेगा और उसको नेविगेशन दिखेगा उस मारुति के पैनल के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, मारुति गूगल को बिना पैसे दिए वो यूज कर पाएगी एप्लीकेशन? नहीं, गूगल उसको चार्ज करेगा मारुति को। और वो किस तरह से चार्ज करेगा, वो कितने बार उसकी एपीआई को हिट करता है या कितने बार कॉल करता है, उस कॉल के ऊपर होता है। समझे?
तो ये होती है बेसिकली। सर जैसे ओला और उबर में गूगल मैप दिखता है, उसमें वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे लेते होंगे, क्योंकि उसमें कार्स तो बहुत सारी होती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो वो मोबाइल फोन जो होता है ना हर एक ड्राइवर के पास, उससे लेते हैं। क्योंकि आपके मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस होता है, तो वो वहां से कोऑर्डिनेट लेता है और फिर वो गूगल मैप को कोऑर्डिनेट देते हैं। गूगल मैप कोऑर्डिनेट देख के बताता है कि इस मैप के ऊपर आप, पूरे दुनिया के मैप के ऊपर आप किस जगह हो अभी। तो ओला गूगल मैप यूज करता है, पता है आपको। और उबर हैज थॉट ऑफ स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू क्रिएट इट्स ओन मैप। क्योंकि इतने सारे लोग जब रोज ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो अमाउंट है जो ओला को गूगल मैप को पे करना पड़ता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए उबर ने आज से कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें दे वर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग देयर ओन ऐप, ओन मैप। खुद के मैप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो उबर। हाँ पूछो। हेलो हेलो। ठीक है, बस इतनी अभी था। आपको क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, बस ये बोला कि इतना ही पूछना था। ठीक है, अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। अभी इसी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे अपने डॉट यूजर्स पे गए, इसके बाद पीछे जाओ। इसके बाद पोस्ट पे जाओ। पोस्ट पे जाओ। पोस्ट पे जाके जितने भी टाइटल है ना, इन टाइटल्स को एक पेज पे अपने वेबसाइट के ऊपर प्रिंट करके देखो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे नाम प्रिंट किए ना, यहाँ पे नाम प्रिंट किए हैं। उसी तरीके से फैच यूज करके टाइटल जो है ना हर एक के, वो टाइटल प्रिंट करो। कर पाओगे आप? ये ट्राई करना, ये तो कर ही पाओगे आप, बहुत इजी टास्क है। ठीक है, तो ये टास्क है आपका। जेसन प्लेस होल्डर, इसके अंदर स्लैश पोस्ट आपका यूआरएल होगा, और इस यूआरएल को यूज करके आपको कितने हैं इसमें? हाँ, इसमें है आपके आईडी 100 टाइटल है, ये सारे 100 टाइटल पोस्ट करने हैं आपको। ठीक है, एक करो, 10 करो या 100 करो, ओके सर। आपका कोड उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका एफर्ट उतना ही रहेगा उसमें। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, आज की क्लास अपन बंद करते हैं, मेरा भी गला थोड़ा बैठ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको कोड ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मैंने जो आपको आज क्लास में एक्सप्लेन किया है, ये इस कोड को ध्यान में रखो। और नीचे मैंने सिर्फ मैप फंक्शन यूज करके स्टेट को शो किया है एक H2 के अंदर। बहुत ही इजी टास्क दिया है मैंने आपको, ये प्लीज करके आना नेक्स्ट टाइम। नहीं तो मैं आपको जब एक्सियोस जो समझाऊंगा, जो कि एक एडिशनल टॉपिक है, मुझे जरूरत नहीं है एक्सियोस पढ़ाने की, लेकिन आप रिएक्ट में अगर काम करोगे एपीएस के साथ, तो आपको एक्सियोस यूज करना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्सियोस यूज करती है, जो कि थर्ड थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। बहुत सारी कंपनीज फैच भी यूज करते हैं, तो आपको फैच भी पता होना चाहिए, भी बहुत पॉपुलर है। ये दोनों अप्रोच बहुत पॉपुलर है एपीएस के साथ काम करने के लिए। ठीक है। ओके हेलो। सर। हाँ ठीक सर। ठीक है। ओके पारुल, ओके कविता। ओके, गुड नाइट सर। ओके नहीं सर। ओके, बाय। बाय।